साथियों नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या कैसे गठन होगा, कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कार्यकाल कैसे होगा, पद से पहले हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सारी बात हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में सारी बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये दो ही क्लासें होती हैं, दो ही पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला उसके गठन के बारे में और दूसरा उसके कार्यों के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दूसरी उसका जो पक्ष है, दूसरी क्लास जो उसकी है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए पहला उसका क्षेत्राधिकार हम अलग अलग बिंदुओं में बांट के उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और तब आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला क्षेत्राधिकार समझिए आप, वो है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं इसे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं इसे। और इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। कौन कौन से मामले आएंगे वो तो बाद में बात करते हैं। पहले ये समझिए कि इसके दायरे में असल में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते किसे हैं। प्रारंभ का मतलब शुरू करना। ऐसे मामले, ऐसे मुकदमे जिनकी शुरुआत, जिनका प्रारंभ पूरे देश की सीमाओं के भीतर, जितने भी मामले, ऐसे मामले जिनकी शुरुआत केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के अलावा देश के अन्य किसी भी सिंगल न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, किसी और न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जिनकी शुरुआत ही केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी, जिनका प्रारंभ ही केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा, जिसकी सुनवाई का अधिकार ही केवल सुप्रीम कोर्ट को है, वो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। और इसके दायरे में कौन कौन से मामले हैं, तो एक तो देखिए केंद्र और ऐसे मामले जो केंद्र और राज्यों के बीच के हैं। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ कोई एक राज्य है, वो मामला आ गया। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ एक से ज्यादा राज्य है, वो भी उसी के दायरे में है। एक तरफ केंद्र और कोई एक या एक से अधिक राज्य है और उसके सामने, उसके विपक्ष में भी एक या एक से अधिक राज्य है, वो भी उसी के दायरे में है। तो केंद्र वर्सेस राज्य में मान लीजिए वो। और दूसरा, दो राज्यों के बीच का मामला, राज्य वर्सेस राज्य। एक तरफ कोई एक राज्य, दूसरी तरफ कोई दूसरा राज्य, या फिर एक तरफ एक राज्य, दूसरी तरफ एक से ज्यादा राज्य, या एक तरफ एक से ज्यादा राज्य, दूसरी तरफ भी एक से ज्यादा राज्य। तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये मामले देश के अन्य किसी भी न्यायालय के सामने ले जाए ही नहीं जा सकते, शुरुआत ही नहीं होगी उनकी। उनकी सुनवाई करेगा ही केवल सुप्रीम कोर्ट। एकमात्र अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ये एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं ये मामले, किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते। आर्टिकल 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अपवाद की अगर आप बात करें तो देखिए उसमें समझिएगा आप, अपवाद में एक तो देखिए इसमें आप समझना, अपवाद में एक बात तो ये समझिएगा कि आर्टिकल 262 उसको समझना आप। देखिए आराम से याद रह जाएगा, 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 262 होता है, वो उसका अपवाद है। और 262 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में यदि नदी के पानी के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का कोई मामला है, विवाद है, तो उस विवाद के निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर एक नदी जल बंटवारा आयोग का गठन करेगी। और नदी जल बंटवारा आयोग जो उस विधि के तहत बना, उस आयोग द्वारा, उसके द्वारा जो निर्णय किया गया वो अंतिम निर्णय होगा।
मतलब ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है। ये नदी जल बंटवारा आयोग, उस नदी जल बंटवारा आयोग का गठन कौन करेगा? नदी जल बंटवारा आयोग। नदी जल बंटवारे के लिए वो जो आयोग का गठन करेगी वो संसद करेगी, और संसद ऐसा विधि बनाकर करेगी, और विधि बनाकर क्या करेगी? एक आयोग का गठन करेगी, और वो आयोग इस नदी जल बंटवारा से संबंधित निर्णय करेगा, वो निर्णय अंतिम होगा। ये आर्टिकल 262 कहता है। तो एक तो ये देखिए राज्यों के बीच का मामला है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है मामला। दूसरा, आर्टिकल 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त आयोग वित्तीय सिफारिश करता है, बंटवारा करता है राजस्व का, करों का, उसके संबंध में उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। ये भी राज्यों के और केंद्र के बीच के मामले हैं। तो ये उसके अपवाद भी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरी शक्ति, उसकी दूसरा क्षेत्राधिकार, और दूसरा क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल कौन सा, वो तो हम आगे बात करते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल में नहीं है, इसके अलग अलग बिंदु हैं। पहले तो ये समझिए अपील करना कहते किसे हैं। अपील करना या किसे कहेंगे? अपील करने का मतलब क्या है? अपील करने का मतलब है नीचे वाला न्यायालय, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई मामला चला, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय की आगे जो जिस पक्ष के कोई एक पक्ष, 2 पक्ष तो होते ही हैं, जिस पक्ष के फेवर में नहीं गया वो फैसला, वो पक्ष उससे असंतुष्ट होगा, सीधी बात है, वो उसकी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो नीचे वाले अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती देना अपील करना कहलाता है। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना अपील करना कहलाता है। मतलब वो मामला पहले नीचे के न्यायालय में हो चुका है, निर्णय दिया जा चुका है उसमें, उसको चुनौती ऊपर के न्यायालय में देना अपील करना कहलाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 प्रकार के मामले हैं ये, और 4 प्रकार के मामलों में पहला मामला है वह संवैधानिक मामले। और संवैधानिक मामलों की बात करें तो संवैधानिक मामले कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 132। और आर्टिकल 132 कहता है कि यदि किसी मामले पर हाईकोर्ट ने कोई मुकदमे पर, किसी मामले पर यदि निर्णय दिया है और साथ में ये कहा है कि इस मामले में संविधान का कोई सारवान प्रश्न निहित है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, तो यदि कोई ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहे, हाई कोर्ट ये कहे, हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट में है वो मामला, और वो कहे कि संविधान की व्याख्या से जुड़ा मामला है, इसमें संविधान की व्याख्या से कोई प्रश्न निहित है, और आप जानते हैं संविधान की व्याख्या करने की सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस बेस पर उसके अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें संवैधानिक मामले जो भी होते हैं संवैधानिक पीठ के सामने होते हैं, और संवैधानिक पीठ आर्टिकल 145 कहता है संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी मामले आए संवैधानिक पीठ, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, वो आर्टिकल 145 कहता है। देखिए दूसरे प्रकार के मामले, वो दूसरे प्रकार के मामले हैं दीवानी मामले, और दीवानी मामले हैं वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 133 में है। और आर्टिकल 133 क्या कहता है? 133 कहता है कि यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले पर यह कहा हो कि इस मामले में विधि मतलब संसद कानून बनाती है, वो विधि की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न निहित है। यहाँ संविधान की व्याख्या से संबंधित नहीं, विधि की व्याख्या से है। संविधान का मतलब तो जो संविधान बना हुआ है उसकी बात है। विधि की व्याख्या का मतलब विधि वो जो संसद ने कानून बना के उस विधि का निर्माण किया है उसकी व्याख्या से संबंधित को दीवानी मामलों में। तो यहाँ विधि की व्याख्या है, ये समझिएगा आप, विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है।
और हाई कोर्ट उस पर अपीलीय प्रमाण पत्र दे दे कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ध्यान रखें, हाई कोर्ट में आने वाले समस्त मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती, केवल उन्हीं मामलों की जिसके बारे में हाई कोर्ट अपील हेतु प्रमाण पत्र दे। प्रमाण पत्र इस बेस पे देगा, ठीक है। फिर तीसरे प्रकार के मामले हैं वो है फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, आर्टिकल 134। और आर्टिकल 134 कहता है कि देखिए, एक तो ऐसे मामले उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है जिसके बारे में हाई कोर्ट अपील हेतु प्रमाण पत्र दे। अपील ये प्रमाण पत्र हाई कोर्ट दे दे कि इसकी अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, तो उसकी की जा सकती है। दूसरे प्रकार के ऐसे मामले जिसके लिए अपीलीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, बिना अपीलीय प्रमाण पत्र के, मतलब बिना अपीलीय प्रमाण पत्र के भी उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और ऐसे मामले कौन से हैं वो समझिएगा आप, कि वो कौन से हैं, उस बात को समझिएगा। ऐसे मामले, मान लीजिए क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि किसी फौजदारी मामले हैं, इसका मतलब जिला स्तर का कोई मामला है, ये समझना आप। फौजदारी मामले हैं तो जिला स्तर पर फौजदारी न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट कहलाता है। सेशन कोर्ट के, मैं इसको सेशन कोर्ट लिख रहा हूं। ये सेशन कोर्ट है, जिला स्तर पे होता है। सेशन कोर्ट में कोई मामला, ये मान लीजिए चला, और इस सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया, फैसला सुनाया। यहां सेशन कोर्ट लिख रहा हूं, एससी सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सेशन कोर्ट है। इसने इसको बरी कर दिया। यहां से वो मामले की अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को, जिसको सेशन कोर्ट ने बरी किया था, हाई कोर्ट ने इसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। तो उसकी अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, बगैर अपीलीय प्रमाण पत्र के। हाई कोर्ट ने चाहे उसे अपीलीय प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो भी बगैर अपीलीय प्रमाण पत्र के भी उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसने यहां बरी किया, इसने यहां मृत्युदंड की सजा सुना दी। समझ पा रहे हैं आप? उसके लिए अपीलीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दूसरा मामला ये कि मान लीजिए किसी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ये इसका मतलब, इसमें वो मामला क्या हो रहा है, अभी चल रहा है, इसने फैसला दिया नहीं है, और इसको बीच में ही हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया, और इसने इसको क्या सुना दी, मृत्युदंड की सजा सुना दी। तो उसको बगैर अपीलीय प्रमाण पत्र के उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक तो जिस पर निर्णय दे दिया और बरी कर दिया, उसको मृत्युदंड की सजा सुना दी। एक जिस पर मामला चल रहा है, उसको अपने पास मंगाकर मृत्युदंड की सजा सुना दी, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, हालांकि बाद में इसमें एक ऑप्शन और भी है कि संसद कानून बनाकर, इसमें एक ये भी दिया गया है कि संसद विधि बनाकर, विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। 134 में ही ये बात कही गई है, 134(2) में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति बढ़ा सकती है। ये ध्यान रखें, ये संसद को पावर है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति बढ़ा सकती है। और संसद ने इस दिशा में एक्चुअल में 1970 में कानून बनाया, और कानून बनाकर उसकी क्षेत्राधिकार बढ़ाया कैसे? संसद ने कानून बनाकर ये जो मृत्युदंड लिखा हुआ था, इस मृत्युदंड की जगह कानून बनाकर कर दिया कि यदि हाई कोर्ट मृत्युदंड की बजाय अगर 10 वर्ष की सजा भी सुना दे, तो भी उसकी अपील बगैर अपीलीय प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो हाई कोर्ट मृत्युदंड की सजा सुनाए तभी जरूरत नहीं है, केवल 10 वर्ष की सजा सुना देना। इन दोनों केसेस में केवल 10 वर्ष की सजा, तो भी इस बेस पे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, चलिए चौथा क्षेत्राधिकार देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। मैं आपको बता देता हूं, 3 अपीलीय क्षेत्राधिकार आपने समझ लिए, चौथे अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी मैं यही समझा देता हूं आपको। और चौथा अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो विशेष इजाजत से अपील।
कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 136। आर्टिकल 136 कहता है कि देखिए यदि किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट ने कोई मामले में फैसला दिया और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को यदि लगे, स्वतः लगे, किसी के माध्यम से, मान लीजिए अखबार के माध्यम से, कैसे भी, कि उस मामले पर प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ है, न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हुआ है, तो खुद अपनी तरफ से चल के सुप्रीम कोर्ट अपील की विशेष इजाजत खुद दे सकता है। ये विशेष ध्यान रखिए, खुद अपनी तरफ से इजाजत दे सकता है अपील के लिए, वो आर्टिकल 136 है। तो ये दो प्रकार के क्षताधिकार आपने पढ़े, प्रारंभिक क्षताधिकार और अपीलीय क्षताधिकार। तीसरे प्रकार के क्षताधिकार और समझिए आप, और तीसरे प्रकार का क्षताधिकार है वो है रिट क्षेत्राधिकार। और रिट क्षेत्राधिकार कौन से आर्टिकल में हो वो जानते हैं, आर्टिकल 32 में। 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। किस मामले पर? ये ध्यान रखें, केवल उस स्थिति में जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन का मामला है, तो उस संबंध में उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यहां ध्यान रखें, मौलिक अधिकारों के अलावा यदि अन्य किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो रिट जारी नहीं कर सकता। और वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर पेश करना। इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर धारण करना, सशरीर किसी को पेश करना, किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने लेके आना, सशरीर प्रस्तुत करना। उसे बंदी बनाए गए कारणों की जांच की जाती है, और यदि बंदीकरण के जो वजह है वो अवैध है, गलत है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण रिट है। इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रखें इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में कभी कभी पेपर में हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख देते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश वाला नाम पता नहीं है तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो हैबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और उस रिट के माध्यम से किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश देता है, और उसे बंदी बनाए गए कारणों की जांच करता है। बंदी बनाए गए कारण यदि अवैध है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार की रिट है परमादेश। परमादेश को कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसके तहत किसी ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। तो इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तीसरे प्रकार की रिट वो है प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। मतलब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालय के विरुद्ध ये रिट जारी करता है, और इसके तहत कहा जाता है कि वो जो नीचे वाले न्यायालय में, ये नीचे वाला न्यायालय, उसमें कोई मामला जो चल रहा है उस मामले को वहीं पर रोक देने का आदेश देता है, और आवश्यक होने पर वो उसे अपने पास मंगा भी सकता है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसमें किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको वहीं रोक देने का आदेश देता है। वो मामला नीचे वाले कोर्ट में भी चल रहा है, तब ये प्रतिषेध जारी की जाती है। चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोरेडी। इसमें भी नीचे वाले न्यायालय में के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है, और नीचे वाला न्यायालय किसी मामले पर निर्णय दे चुका है, और उसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है।
दोनों में अंतर क्या है, प्रतिषेध में और सर्टियोररी में, उत्प्रेषण में। इसमें नीचे वाले न्यायालय में अभी मामला चल रहा है, निर्णय दिया नहीं, उससे पहले की स्थिति है, तब प्रतिषेध जारी की जाती है। इसमें नीचे वाले न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, ये नीचे वाले न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जा चुके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है। ठीक है, फिर है अधिकार पृच्छा, और अधिकार पृच्छा को इंग्लिश में कहते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो कब जारी की जाती है? इसके तहत किसी पदाधिकारी को, ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है जो ये समझिए किसी पद का फर्जी तरीके से और किसी पद का उपभोग कर रहा है, जो उस पद को धारण करने के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस रिट के माध्यम से उस पदाधिकारी को अपने दस्तावेज पेश करने का आदेश दिए जाते हैं, जिन दस्तावेजों के बेस पर वो उस पद का उपभोग कर रहा है। यदि उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज अवैध है तो उसे पद से हटा दिया जाता है, यदि वैध है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिट जारी करने में ध्यान रखें, रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को है तो आर्टिकल 32 के तहत। 32 में और 226 में क्या अंतर है, इसको भी आप समझ लीजिए कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को प्राप्त है आर्टिकल 226 के तहत। दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट का प्रभाव, वो प्रभाव पूरे देश में होता है, पूरे भारत में है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा जारी रिट का प्रभाव वो उसी सीमा तक है जिस सीमा तक हाई कोर्ट की अधिकारिता है। अधिकारिता की सीमा तक सीमित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार भी है, आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिट जारी करने के लिए बाध्य है। क्यों है? क्योंकि वो हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार वो हमें प्राप्त होगा ही होगा। जबकि ये इसके लिए वो बाध्यकारी उतनी नहीं है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। 226, 32 तो हमारा मौलिक अधिकार है, वो जो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन ये जो अंतर है तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, ये समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट केवल रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत केवल तब जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में ही रिट जारी करता है, केवल मौलिक अधिकारों की दिशा में। हाईकोर्ट ये रिट जारी करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी जारी कर सकता है, और अन्य अधिकार है, चाहे कानूनी अधिकार वगैरह, कोई से भी अधिकार, मौलिक अधिकारों के अलावा के अधिकार हैं, उन अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अन्य मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों पर रिट जारी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। हालांकि अनुच्छेद 139 एक आर्टिकल है, उसको भी मैं यहीं बता देता हूं आपको। आर्टिकल 139 कहता है कि संसद विधि बनाकर, संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की ये रिट अधिकारिता उसको विस्तारित कर सकती है। किसकी रिट अधिकारिता? सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। विस्तारित का मतलब यह है कि यदि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी रिट जारी करने के अधिकार दे दे कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों पर भी वो रिट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता बढ़ जाएगी। वो मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी। लेकिन संसद ने आज तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है आर्टिकल 139 के तहत। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता अब तक केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, ये ध्यान रखना है। जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है और अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखिए उसका और क्षेत्राधिकार की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन। हालांकि स्पष्ट रूप से इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13(2) में हमें इसके संकेत मिलते हैं, आर्टिकल 32 में मिलते हैं और आर्टिकल 132 में मिलते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? मान लीजिए व्यवस्थापिका द्वारा, व्यवस्थापिका में संसद भी आ गई, राज्य विधानमंडल भी आ गए, और कार्यपालिका में केंद्र सरकार की कार्यपालिका भी आ गई, राज्य सरकार की कार्यपालिका भी आ गई। तो किसी व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून या कार्यपालिका द्वारा दिया गया कोई ऐसा आदेश जो कि संविधान से असंगत है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसे कानूनों को भी, मतलब संविधान से असंगत, संविधान से असंगत कानूनों को भी और आदेशों को भी, कानून तो व्यवस्थापिका बनाती है आप जानते हैं, आदेश कार्यपालिका जारी करती है, इन कानूनों और आदेशों को क्या कर सकता है? वो निरस्त कर सकता है। ये ध्यान रखिए। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये उसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आर्टिकल 13, 2, 32 और 132। विशेष ध्यान रखिए बात, ठीक है। चलिए आगे समझिए उसकी और कौन सी शक्ति। एक उसकी शक्ति है अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना, अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना। आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। जो भी पूर्व निर्णय खुद ने दिए उसकी समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की दूसरा कोई भी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता, समीक्षा नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है। आर्टिकल 137। एक देखिए उसकी शक्ति है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय 129 अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब एक तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समस्त निर्णय वो क्या होते हैं? लिखित होते हैं। लिखित है इसलिए वो उनको सुरक्षित रखा जाता है और लेखबद्ध तरीके से रखा जाता है। और दूसरी बात यह कि इनकी बाकी के जितने भी न्यायालय हैं वो सब के सब न्यायालय उसके द्वारा दिए गए इन निर्णयों का अनुसरण करता है। उन सब के लिए वो लागू है, उन सब के लिए वो अनुकरणीय है। बाकी सभी न्यायालय वैसे मामलों में अगर कोई निर्णय देंगे तो उस चीज़ को बेस रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वो जो सिद्धांत स्थापित हुआ है किसी निर्णय में, उसको ध्यान रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे वो। और दूसरा अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय या किसी भी प्रक्रिया या किसी भी मामले, किसी भी आदेश, उसकी अवमानना नहीं की जा सकती। और उसकी अवमानना नहीं की जा सकती का मतलब यह है कि उसके द्वारा दिए गए समस्त निर्णय वो बाकी सब के लिए बाध्यकारी रूप से लागू होंगे। अवमानना उसकी दंडनीय अपराध है। ये अभिलेख न्यायालय का एक अर्थ है। इसके अलावा अगर आप और उसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो जैसे किसी भी बाकी के जितने अन्य न्यायालय हैं, नीचे के जितने भी न्यायालय, हाई कोर्ट्स हैं, उनका वो पर्यवेक्षण कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है। एक हाई कोर्ट में चल रहे मामले को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अपने पास मंगा सकता है। वो पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार है। अपना खुद का प्रशासन, स्वयं का प्रशासन वो खुद ही करता है, प्रशासन संबंधी शक्ति है। अपना स्वयं का प्रशासन खुद ही करता है सुप्रीम कोर्ट, किसी और के नियंत्रण में नहीं है। जितने कर्मचारी उस सुप्रीम कोर्ट में हैं उन सबकी भर्तियां करना, सारे करना, सब कुछ वो खुद के अधिकार क्षेत्र में है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की, क्षेत्राधिकार की हमने बात की। पहला क्षेत्राधिकार उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर रिट क्षेत्राधिकार, फिर अभिलेख न्यायालय, फिर अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन, फिर उसका स्वयं का प्रशासन करना, नीचे के न्यायालयों का पर्यवेक्षण करना। ये सारे के सारे उसके क्षेत्राधिकार हैं वो जो हमने पढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट में उसके गठन से संबंधी हमने बातें पढ़ ली, उसके क्षेत्राधिकार से संबंधी हमने बातें पढ़ ली। सुप्रीम कोर्ट का गठन आप जानते हैं पहली बार स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, कितने न्यायाधीश, कैसे क्या, वो सब हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।